हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ये यूपीएससी के जितने एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स हैं एज वेल एज जो फर्स्ट टाइम इस पे आना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आईएएस आईपीएस के लिए ड्रीम देख रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करना है और जो किस तरीके से लिस्ट ऑफ बुक्स हम लोग को फॉलो करना है, सिलेबस में क्या लिखा है, क्या एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज आपसे, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट आप हो सकता है कि आप मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन हो, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैं रीज़न बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है यूपीएससी का, इसमें आपको सिलेबस जो दिया है वो आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देता है। हर एक सिलेबस को प्रॉपर तरीके से देखना जरूरी होता है, क्योंकि सिलेबस आपको ओवरऑल व्यू देता है। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स बोला जाता है। इट मीन्स जब आप पार्ट बाय पार्ट कोई चीज़ को देखते हैं तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आता। आप जूम इन करके देखते हैं तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती है, पर जब जूम आउट करके देखते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आती है। तो यूपीएससी सिलेबस आपको वो जूम आउट व्यू देता है कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, राइट। तो हम लोग देखते हैं इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। हर का एक टाइमिंग होता है और हर एक जो स्टेजेस है उसमें जजमेंट अलग अलग होता है कि हर एक स्टेजेस पे आपसे एक डिफरेंट टाइप का इंटेलेक्चुअल क्वालिटी आपके बारे में निकाला जाता है या आपके बारे में समझने की कोशिश किया जाता है। ये जो प्रीलिम्स का जो टाइम होता है वो नॉर्मली मई में होता है। देखो इस बार कोविड है होने के कारण से हो सकता है ये पोस्टपोन हो जाए, और बाय द वे ये पोस्टपोन होता है जून या जुलाई में होता है। नेक्स्ट ईयर अगेन ये चांसेस हो जाता है कि वो मई में होगा कि नहीं। तो फिर भी आपको ये मान के चलना है कि मई में आपका एग्जामिनेशन होगा। इट मीन्स अगर आपको 12 मंथ्स चाहिए तो दिस इज द राइट टाइम कि आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि एटलीस्ट 12 मंथ्स तो चाहिए ही इसकी प्रिपरेशन के लिए। फिर मेंस के लिए आपको मिलता है हार्डली 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। अगर में प्रीलिम्स अगर पोस्टपोन होता है तो प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है? देखिए, जैसे ही अगर ये मई वाला जो है एक्सटेंड होकर जुलाई हो गया, तो ये सितंबर जो है, ये सितंबर भी एक्सटेंड होकर मैक्सिमम अक्टूबर में जाएगा, क्योंकि दिवाली से तो ज़्यादा नहीं जा सकता। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये दोनों के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, और इनफैक्ट ये भी दोनों का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। बट क्या होता है, जो मेंस के लोग जो क्लियर करते हैं उनको टाइम लगता है, उनके लिए टाइम लगता है यूपीएससी को कि उनके लिए इंटरव्यू अरेंज करवाए, और इंटरव्यू एक दिन में 4 या 5 होता है। तो इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए अभी इस बार तो आप देखोगे कि हाफ इंटरव्यू ही कंप्लीट हुआ है, रिमेनिंग इंटरव्यू अभी भी बचा हुआ है लास्ट ईयर का, ठीक है ना। ये नॉर्मली मार्च मंथ में होता है। ये कोविड के कारण से ये पोस्टपोन हो गया है, बाकी ये मार्च मंथ तक एंड हो जाता है और इसका रिजल्ट अराउंड अप्रैल में आ जाता है। इट मीन्स जब मई में आप फर्स्ट टाइम देते हो तो उस समय अप्रैल तक प्रीवियस ईयर का फाइनल रिजल्ट आ जा रहा था। फाइन, ये चीज़ आपको समझ आ गया। तो हम लोग अगले टॉपिक पे जाते हैं। इसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हर एक जो स्टेजेस, जैसे मैंने बताया, अलग अलग चीज़ों को जज करता है। ये जो प्रीलिम्स है आपका क्लैरिटी ऑफ नॉलेज को जज करता है। आपका नॉलेज में कितना क्लैरिटी है और कितना डेप्थ है, ये दोनों चीज़ों को जज करता है, ठीक है ना। इसलिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है वैसे स्ट्रेटेजी के बारे में, आप देखोगे प्रीवियस वीडियोस में, इसलिए हम लोग इस पर डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। पर यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है वो आपको यहाँ से समझ आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में आपका क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, मेंस में आपका एनालिसिस पावर, डेप्थ ऑफ द योर थॉट्स एंड कितना प्रिसाइजली आप बताते हो उस चीज़ को जज करता है। एंड इंटरव्यू इज योर पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक। ये क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। इसमें ये है कि पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, एक होता है जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, टोटल 400 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के दोनों ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है। तो आपका जो प्रीलिम्स में जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होने वाला है, और हर एक 2 पेपर जो होता है, 2 पेपर जो होते हैं वो 200 एंड 200 ईच मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। इसमें से जो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिम्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर द डिटरमाइनिंग फाइनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट। प्रीलिम्स जस्ट आपका रिजेक्शन क्राइटेरिया है, मतलब आपको रिजेक्ट करने के लिए बनाया है प्रीलिम्स, सो दैट मेंस में एक रिफाइंड कैंडिडेट्स आए, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स सिलेक्शन कैटेगरी नहीं है, रिजेक्शन के लिए जो पेपर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो मार्क्स है, इसलिए इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में आपके काउंट नहीं होते हैं, ठीक। ये क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेपर 1 के जो मार्क्स हम लोग ने बताया, इसके 200
मार्क्स 2 आवर्स के लिए मिलते हैं, इसमें भी 200 मार्क्स 2 आवर्स के लिए मिलते हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये है, पेपर 2 में जो मार्क्स आते हैं उसका अगर 33% आपने ले आया, मतलब जो मैक्सिमम जो मार्क्स है उसका 33% अगर आपने ले आया, तभी पेपर 1 आपका चेक होगा, नहीं तो पेपर 1 चेक नहीं होगा। रीज़न ये होता है, ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ के लिए काउंट नहीं होते हैं, समझ गए ना। तो पेपर 2 का मार्क्स जस्ट आपका टेस्ट करने के लिए है कि आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड कैसा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ों को जज करने के लिए, आपका मैथ्स की एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स कैसा है, इस चीज़ को जज करने के लिए पेपर 2 बना हुआ है। जबकि पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वही आपके क्राइटेरिया में यूज होंगे। मतलब जैसे इस साल 110 मार्क्स कट ऑफ जाता है या 100 मार्क्स कट ऑफ जाता है, इट मीन्स प्रीलिम्स के पेपर 1 का कट ऑफ, पेपर 2 का कोई कट ऑफ नहीं होता। पेपर 2 का ओनली कट ऑफ होता है 33% जो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग्स होता है, 1/3 मार्क्स कट जाते हैं। तो आप ये सोचते हो कि 2 मार्क्स में 1/3 मतलब 0.33 कट जाएंगे, इट डजंट मीन ये होता है। 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 0.66 डिडक्ट हो जाता है अगर आपको एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो, ठीक। यहां तक आपको क्लियर है। फिर अगले इस पे जाते हैं। ये जो सिलेबस है आपको बहुत अच्छा व्यू देता है। आपको सिलेबस देखने बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड के ऊपर यूपीएससी ने फोकस किया है। आप देखिए, current events and national and international importance, history of India, international movements, India and world geography, physical, social, economic geography of India and the world, Indian polity and governance, constitution, political system, panchayati raj, public policy and right issues, economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographic, social sector initiative, general issues on the environment, ecology, biodiversity, climate change that do not require subject specialization and general science। फर्स्ट रीडिंग में आपको कुछ स्पेशल समझ नहीं आया होगा, बट हम लोग अब जब इन डेप्थ करते हैं, ये जो सेशन है हम लोग क्यों पढ़े हैं इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहले से लिख दिया है जो नेशनल और इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस का होता है वो चीज़ मैटर करती है। पहला चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ जो पार्ट है जीके का, और हो सकता है कि वो आपके लिए मैटर ना करे, किसी किसी का ईयर आपके लिए मैटर नहीं करता है ना। अगर आप 1947 वो ईयर मैटर करता है, पर हर एक चीज़ का ईयर आपके लिए मैटर नहीं करता, तो आप ईयर याद करके क्या करेंगे। यूपीएससी में ईयर्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 2013 ऑनवर्ड्स कभी क्वेश्चन नहीं आया कि कौन से ईयर में क्या होता है, ठीक है। आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्डर में क्या हुआ था, किस ऑर्डर में डच आए थे, किस ऑर्डर में ब्रिटिशर्स आए थे, कौन पहले आए थे, कौन बाद में आए थे, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। पर ये नहीं आएगा कि आपको ये कौन से ईयर में हुआ था, कौन से बर्थ ऑफ ईयर, मतलब किसी का ईयर ऑफ बर्थ नहीं पूछाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड है। तो इसलिए जो लोग रटते हैं उनके लिए ये उतना अच्छा नहीं है, पर जिनको नहीं रटने का है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक को अच्छे से देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो इसको अलग से लिखने का पर्पस ही ये है कि यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप इस पर स्पेशल अटेंशन दीजिए, इजंट इट। नहीं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वो तो इंक्लूडेड ही था, इसलिए ये सिलेबस आपको इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा रहा है। फिर होता है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें आपको कुछ नया नहीं दिखा, बट यहाँ पे देखो फिजिकल जियोग्राफी मतलब क्या क्या होता है। जितना भी हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड होता है, जितना मीटरोलॉजी से रिलेटेड होता है, ये सारा तो फिजिकल का पार्ट है। बट यहाँ पे अलग से लिख दिया है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज को अलग से लिख दिया है, और क्लाइमेट इसका भी पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी का। इट मीन्स ये चेंज वाला पोर्शन को आपको अलग से डील करना है और अच्छे से पढ़ना है। यूपीएससी आपसे यही चाहता है। आपको दिख रहा है कि प्रीलिम्स में वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो पहले से लिख दिया है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये दो पार्ट से ही काम हो जाता है पॉलिटी का। बट अलग से इसने लिखा पंचायती राज, अलग से लिखा इसने पब्लिक पॉलिसी एंड दिस राइट इश्यूज। इट मीन्स अगेन जो सेम चीज, आपको ये चीजों पे फोकस ज्यादा करना है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूशन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। देखो इंक्लूशन एक बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमिक इंक्लूशन। जैसे हमारे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको हम लोगों को इंक्लूड करना हमारे सब्सिडी स्कीम में। हमारे जो प्रधानमंत्री का मल्टीपल स्कीम्स होता है, फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा योजना, इस सब में उनको एक तो अवेयरनेस नहीं है, उनका बैंकिंग में खाता नहीं बना हुआ है, अकाउंट नहीं बना हुआ है। इसके कारण से हम लोग सब्सिडी नहीं दे पाते, और सब्सिडी नहीं दे पाते तो क्या होता है, जिनके लिए जब पहुंचना था
उनको नहीं पहुंचता, और जिनको नहीं पहुंचना था उनको पहुंच जाता है। ये एक प्रॉब्लम जो आता है, इसलिए इंक्लूशन एज अ डीएम आप जब बनेंगे तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। पॉवर्टी हम लोग काफ़ी सालों से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पॉवर्टी रियल फॉर्म में निकला नहीं, रिमूव नहीं हुआ है। और पॉवर्टी को तो आइडेंटिफाई करने के लिए राइट क्राइटेरिया नहीं बनाया अभी तक हमारा। तेंदुलकर कमेटी, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, ये सारे ने मल्टीपल डेफिनेशन दिया पॉवर्टी का। अभी तक पॉवर्टी को हम लोग प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि पॉवर्टी है क्या चीज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक गोल है जो 15 ईयर्स के लिए मिला है, 2015 से 30 के बीच में। और ये डेवलपमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्स का मिसयूज जो हो रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या होगा, एक तो पोल्यूशन आएगा, सेकंड नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होंगे। तो यू विल हैव टू यूज दैट रिसोर्स सस्टेनेबली सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड सेकंड थिंग, डेवलपमेंट करना रादर देन ग्रोथ करना, है ना। दोनों में डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जब हम लोग क्लासेस करेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स कुछ होते हैं जो कि बहुत वर्क करते हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो बहुत अच्छे हैं, कागज़ पे तो बहुत अच्छे हैं, पर हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए चैलेंज है। और थ्रू आउट द हमारे फ्रीडम से 1947 से अभी तक में यही प्रॉब्लम हुआ है कि हमारा बहुत सारे पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है। ठीक, जनरल इश्यूज़ ऑन द इन्वायरमेंट, देखो इसमें लिखती है जनरल इश्यूज़ ऑन द इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वायरमेंट पे पीएचडी करते हैं। बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्स दैट डजंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको पीएचडी नहीं करना है, करेक्ट। एंड जनरल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल साइंस में नॉर्मली करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड नोबेल प्राइज विनिंग जो इस साल के हैं उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। फाइन, ये क्लियर है। फिर पेपर 2 में देखते हैं। पेपर 2 में ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसमें जो भी है आपको एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ों को जज किया जाता है। आपके पास डेटा फिगर्स रहेंगे जब आप डीएम बनेंगे, और उस फिगर्स को देख के आप कितना जल्दी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कोविड का केसेस होता है, आप किस हिसाब से कहीं पे डेथ ज़्यादा हो रहा है, रेट ज़्यादा है डेथ का, कहीं पे बर्थ रेट और डेथ रेट में कंपैरिजन आपको करना हो, या तो कोरिलेशन निकालना हो कि ये डेथ का एंड डेंगू के रेट के साथ कोरिलेट करके, डेथ रेट को एज के साथ कोरिलेट करके, ये सारे चीज़ों को कोरिलेट करके आपको कुछ डेटा निकलता है, कुछ नया कंक्लूजन निकलता है। इसलिए आपको ये सेकंड पेपर को इंक्लूड किया गया है। कितना जल्दी आप डाटा को इंटरप्रेट करते हैं थ्रू चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स एंड डाटा सफिशिएंसी, ठीक है ना। इसलिए ये पेपर इंक्लूड किया है। इसको उसने क्वालिफाइंग पे डाला है, जैसे मैंने बताया, ओनली क्वालिफाई करता है। आपको मिनिमम लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। फिर सबसे मेन पार्ट है जिसको सोल ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज बोला जाता है, दैट इज मेंस पार्ट। मेंस के एग्जामिनेशन में 9 पेपर्स होते हैं, और ये पेपर्स इसलिए बने हैं जो कि आपको जज करें क्लियरली आपका डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, आपका जज किया जाता है। आपका जो इंफॉर्मेशन है एंड मेमोरीज में जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज तो आपका प्रीलिम्स में जज हो गया, बट उसमें कितना डेप्थ है और किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है आपका, उसमें कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है जिसके लेवल पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। एबिलिटी टू एनालाइज रिलेवेंट इश्यूज, एंड आपका क्या व्यू है ऐसे इश्यूज में। कुछ सोशियो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं जो कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। आप एक साइड पे इन्वायरमेंट को डील करते हैं, एक साइड पे डिफेंस को डील करते हैं। जैसे क्या है, अंडमान स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं जिसको आप दोनों साइड को अचीव करना है। डिमांड्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स, आपके पब्लिक की क्या डिमांड्स होंगे, आपका जो डिसीजन मेकिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये सारा चीज़ यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है। द कैंडिडेट मस्ट गिव रिलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सकिंट आंसर, मतलब प्रिसाइज आंसर आपको देना है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देना है एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना है। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी का आंसर करना है, मतलब रिलेवेंट। मीनिंगफुल, आप जो आंसर कर रहे हो उससे उस चीज़ का रिजल्ट निकलना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसे ब्लफ नहीं करना है। थर्ड, इट शुड बी प्रिसाइज इनफ। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि ये हमारे यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। बट क्या होता है, नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, और हम लोग क्या करते हैं, बस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म का क्या डेट है ये देखते हैं उसमें नोटिफिकेशन में, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये सारा चीज़ उसने बता दिया है कि आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपीएससी का नोटिफिकेशन बोलता है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो पार्ट है हम लोग जो आज डील कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी यूपीएससी को एक गाइड देता है कि किस लेवल पे आगे बढ़ना है। और हम लोग अगर मिड ऑफ द प्रिपरेशन है फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। पेपर, इसमें कितने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, 9 पेपर्स आपको पता है। इसमें से जो पेपर ए एंड पेपर बी, तो पेपर ए इंडियन लैंग्वेज का होता है, जो 8th शेड्यूल में जितने लैंग्वेजेस हैं उससे रिलेटेड आपके उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। 300 मार्क्स के होंगे, बट इसमें सिर्फ 25% मार्क्स लाना है और ये ओनली क्वालिफाइंग है। इसका मतलब क्या हुआ, वही कि इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, बट अगर 25% मार्क्स नहीं लाए तो बाकी के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर है। पेपर ए समझ आ गया। पेपर बी में क्या है, पेपर बी में कंपल्सरीली इंग्लिश को आपको जानना है, क्योंकि अगर आप IFS ऑफिसर बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर बनते हैं, तो आपको इंग्लिश से तो डील करना ही है। एज वेल एज आपके नॉर्मल लाइफ में आप साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, या बहुत सारे ऐसे एरिया पे जाते हैं जहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत सारे लैंग्वेजेस अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो वैसे जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो ये इसलिए आपको ये 2 क्राइटेरिया को रखा तो है, बट आपको क्वालिफाइंग में रखा हुआ है। फिर एक पेपर 1 जो फर्स्ट पेपर जो इंक्लूड होने वाला है, जो 125 मार्क्स का 2 पेपर होता है, 2 ऐसे आपसे पूछा जाता है और ऐसे 250 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 2 ऐसे पूछा जाएगा, उसको लिखना है। यहाँ पे आपका फ्लो ऑफ योर थॉट्स देखा जाता है, आप किस फ्लो में सोचते हैं, आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, इसमें भी जज हो जाता है। इससे आपका नॉलेज का फ्लो जज करता है, ठीक है ना। पेपर 1 ये हुआ। पेपर 2 जो हुआ वो GS का फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है ना। अभी तक ऐसे का पेपर चल रहा था या लैंग्वेज का पेपर चल रहा था। GS पेपर में आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड ये सोसाइटी वाला पार्ट, ठीक, ये 3 पार्ट इंक्लूड होता है, 250 मार्क्स का है। GS पेपर 2 में गवर्नेंस, पॉलिटी एंड IR का पार्ट होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट होता है, 250 मार्क्स इसमें भी होते हैं। पेपर 3 में जो कि मोस्टली करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक, ये सारे 250 मार्क्स के होते हैं। वैसे कोविड क्या डिजास्टर है आपको जानना जरूरी है, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, और कोविड पैंडेमिक कैटेगरी में है कि एपिडेमिक कैटेगरी में है, ठीक है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। लास्ट है पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। देखो ये पेपर को बाद में इंक्लूड किया 2013 के बाद से। रीजन ये है, इतना सब नॉलेज होने के बाद भी आपका इंटीग्रिटी जज नहीं होता था, आप करप्टेड होते थे, तो इसलिए ये पेपर को इंक्लूड किया गया। और इस पेपर से आपका इनर व्यू समझ आ जाएगा कि इतना नॉलेज होने के बाद आपको यूज कर रहे हो कि मिस यूज कर रहे हो, ठीक है। ये भी 250 मार्क्स का होता है। एंड लास्ट के 2 पेपर होते हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, पेपर 6 एंड पेपर 7। पेपर 7 अगर बोला जाए तो ये है 7 एंड +2 9, ठीक है ना। ये दोनों पेपर ऑप्शनल के होते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। कौन से ऑप्शनल आपको चूज करना है उसके लिए आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, और भी कुछ चीज़ें 5 क्राइटेरिया होते हैं जो मैच करनी चाहिए, तभी ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना होता है। ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए इसके लिए हम लोग एक वीडियो बनाए हुए हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बहुत स्कोरिंग होता है, आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स के टॉपर्स आप देख लीजिए, इस पे 300 से ज़्यादा मार्क्स लाने के कारण से ही उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शनल को, राइट ऑप्शनल चूज करना और उसमें कमांड होना, ठीक है ना। तो टोटल 750 मार्क्स हुए, ये सारे मार्क्स इंक्लूड होते हैं आपके फाइनल मेरिट में, एक्सेप्ट दिस 2 पेपर्स। अब ये देखिए, इसके बाद जो लास्ट पेपर होता है दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, 275 मार्क्स का होता है, और टोटल हुआ हमारा 25 मार्क्स, ठीक है ना। इतने मार्क्स में नॉर्मली जो 50% मार्क्स ले आता है वो क्वालिफाई कर लेता है, और जो टॉपर्स होते हैं वो अराउंड 55% मार्क्स लाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कितने टाइप के ऑप्शनल्स हैं हमारे पास। इतने सारे ऑप्शनल्स आपको दिए हैं कि ये सारे ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल मैंने डायरेक्टली यूपीएससी की साइट से लिया है, तो मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिखाया हुआ है इसमें, ठीक। ऑप्शनल आप लिटरेचर में से भी ले सकते हो, आप हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, नेपाली, उड़िया ये सारे ले सकते हैं। कुछ टॉपर्स जैसे होते हैं जो
शाह फैज़ल जो थे उर्दू से टॉपर थे, और कर्नाटका की एक टॉपर थी जो कन्नड़ से उसने ऑप्शनल चूज़ किया था। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोग ले सकते हैं। इसमें से जो सबसे फेमस ऑप्शनल्स में क्या है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी तो सबसे मोस्ट फेमस है, हिस्ट्री है, लॉ का भी कुछ लोग लेते हैं, फिलॉसफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सबसे पॉपुलर ऑप्शनल्स में से हैं। इट डजेंट मीन कि आप अदर ऑप्शनल लेंगे तो आपका नहीं होगा। आपके पर अगर कॉन्फिडेंस है तो कनिष्क कैटेरिया टाइप का मैथ्स उन्होंने लेके टॉपर बने थे, जबकि इससे पहले सिलेक्शंस ही कम होते थे और वो डायरेक्टली टॉपर बन गए थे। तो ऐसा नहीं होता कि आप इकोनॉमिक्स लेके टॉपर नहीं हो सकते या कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेके टॉपर नहीं हो सकते। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू ओनली, योर एबिलिटी, योर इंटरेस्ट एंड योर एक्यूरेसी, मतलब आपका किस लेवल पे डेप्थ है उस पर ही, ठीक है ना। तो ऑप्शनल, इतने सारे ऑप्शनल्स में आराम से सोचिए ऑप्शनल के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हम लोग देखेंगे एक और वीडियो में। पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे क्या जज किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट अगेन, ये जो मैंने क्राइटेरिया लिखा है ये यूपीएससी के साइट से लिखा है, यूपीएससी के नोटिफिकेशन से लिखा है, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चंस ऑन द मैटर्स ऑफ द जनरल इंटरेस्ट, आपको जो हैपनिंग्स हैं उससे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। सेकेंड, टू एक्सेस योर पर्सनल सुटेबिलिटी टू द ऑफ द कैंडिडेट, उस जॉब के लिए आपका सुटेबिलिटी देखा जाएगा। हर एक जॉब का अलग अलग सुटेबिलिटी होता है, एक रेलवे में अलग टाइप का सुटेबिलिटी होता है और एक डीएम की जॉब में अलग टाइप का सुटेबिलिटी होता है। दोनों में आपका मेंटल जो सेटअप होता है दोनों डिफरेंट होता है, इसलिए टू जज योर मेंटल कैलिबर, जो कि हमारे यूपीएससी को सूट करता है, जो आपके जॉब को सूट करता है। योर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ट्रेट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पब्लिक से डीलिंग करना है, तो सोशल ट्रेट्स आपके अच्छे होने चाहिए और इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, आपके में बायसनेस एंड प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें होती है, कितना अलर्ट हैं आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं उसके लिए कितना अलर्टनेस है, आप कितना एसिमुलेट कर पाते हैं अपने आप को अपने पर्सनैलिटी से, आपका जो एक्सप्रेशन है कितना, आपका जो थॉट है, आपका जो मेंटल पोजीशन है वो कितना ज़्यादा क्लियर है एंड लॉजिकल है ना। लॉजिकल होना चाहिए, फैक्ट्स से इंक्लूडेड होना चाहिए, आपका जजमेंट कितना बैलेंस्ड है ना सोसाइटी के लिए, और आपके में कितने टाइप के इंटरेस्ट की वैरायटीज़ हैं एंड डेप्थ है, ठीक है ना। सोशल कोहेशन, आप कितना अच्छे से लोगों के साथ अटैच हो पाते हैं और आपके में किस लेवल का लीडरशिप है। देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता होगा, बॉस एंड लीडर में डिफरेंस क्या होता है आप जानिएगा। बॉस एंड लीडर में डिफरेंस ये होता है, लीडर में एंड बॉस में एक डिफरेंस ये होता है कि बॉस हमेशा से आपको आगे से लीड करता है, पर लीडर क्या होता है, स्टार्टिंग में आगे से लीड करता है, बाद में बैक साइड से सपोर्ट करता है सो दैट कोई और भी लीडर बन सके, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब आपको पब्लिक को लेटर ऑन इस लेवल पे अवेयर कर देना है ताकि वो खुद लीडरशिप ले सके, अवेयरनेस खुद से जनरेट करवा सके। फिर होता है इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, यहाँ पे ऑनेस्टी से बढ़ के इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट होता है। आप जॉब, जितना जॉब है, जिस भी जॉब के लिए या जो भी ड्यूटी के लिए, आप कितने इंटीग्रिटी, कितना ज़्यादा मॉरली आप उससे अटैच्ड हैं और मॉरली ऑनेस्ट हैं उनसे। वैसे आप बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये हम लोग एथिक्स के पेपर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली इसने लिख दिया है, आप समझिए, द इंटरव्यू टेस्ट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड और जनरल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स, इट इज द नॉलेज ऑफ दीज आर द ट्रेड्स, मतलब ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें आपसे जीके में जानना चाहिए वो चीज़ मेंस में जाना जा चुका है, आपका सिर्फ पर्सनालिटी जज किया जा रहा है। इसलिए इवन 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपने अगर रॉन्ग कर दिया, पर आप ये सारे जो क्वालिटीज़ में आप फुलफिल करते हो, ये जो 36 गुण में आप अगर सारे गुण मैच कर जाते हैं, तो मतलब आपका ये पर्सनालिटी टेस्ट सही हो गया, ठीक है ना। और फिर कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इतने सारे चीज़ें पर्सनालिटी टेस्ट में यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक। बुक्स का लिस्ट मैंने लिखा है, मैं एकदम प्रिसाइज बुक्स का लिस्ट बोला है जिसको आप पढ़ सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, मैं इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं बताऊंगा जिस चीज़ को आप ख़त्म भी नहीं कर सकें। आपको मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है, कंपाइल्ड वर्जन है। नितिन सिंघानिया ने आर्ट एंड कल्चर को बहुत अच्छे से कंपाइल किया है, बट ये भी काफ़ी धीरे से मोटी होती जा रही है, तो मैं भी इसमें इंटरेस्ट लूज़ कर रहा हूँ। पर फिर भी अभी भी सबसे अच्छा जो सोर्स है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए वो नितिन सिंघानिया ही है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो अर्जुन देव हैं,
इनका एनसीईआरटी बुक था, इसके बाद से इसमें पॉपुलर हुए। तो ओल्ड एनसीईआरटी जिनके पास है तो आप उसको रेफ़र करिए, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये बुक्स अवेलेबल हैं, ये सारे के पिक्चर्स इसमें दिए हैं लेटेस्ट वर्जन के। फिर जीसी लियोंग, एक बाइबल बोला जाता है ज्योग्राफी के लिए, ये वाली जो बुक है ना, ये आपको पढ़ना ही है, थॉरोली पढ़ना है। बहुत पतली बुक है, आराम से खत्म होता है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, देखो इसके दो ऑप्शन हैं, या तो खुल्लर पढ़िए या माजिद हुसैन पढ़िए। खुल्लर मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वो अगेन वो 500 से ज़्यादा पेजेस हो गया, तो मैं इसलिए आप लोग को रेफर नहीं करवा रहा। एंड लास्ट है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ऑफ फॉर इंडिया। देखिए ये स्टूडेंट एटलस है ना। ऑक्सफोर्ड एटलस भी आता है, स्टूडेंट एटलस, दोनों में डिफरेंस होता है। ये इंडिया के लिए बना है और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बना है। एंड द हिंदू न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर स्टार्टिंग जब करेंगे तो 5 to 6 आवर्स लगेंगे, बट वंस आप स्टार्ट कर लिए तो पैरेलली 5 से 6 सब्जेक्ट एक साथ प्रिपेयर होते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहला, आपका इंग्लिश इंप्रूव होता है, नॉलेज बढ़ता है, एनालिटिकल पावर बढ़ता है। एनालिटिकल पावर बढ़ा, आपको राइटिंग स्किल्स आता है, किस तरीके से एसे को लिखना रहता है वो चीज़ें को पता चलता है। आपको सही टाइम पे एडिटोरियल लैंग्वेजेस का जो वर्ड्स होते हैं, जिससे आप वर्ड का लिमिट को रिड्यूस कर सकते हैं, वैसे वैसे वर्ड्स लिखे रहते हैं, ठीक है ना। तो द हिंदू इसलिए आपको फॉलो करना है। लिसनिंग से, न्यूज़पेपर से लिसनिंग जो होता है उससे आपको नॉलेज मिलता है, पर रीडिंग से आपको रीडिंग हैबिट बढ़ता है, जो सीसेट पेपर में भी काम आता है। क्वेश्चन पेपर को जल्दी से समझना भी आसान होता है और क्वेश्चन पेपर का थॉट को भी समझना आसान होता है। इसलिए हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 6 आवर्स स्टार्टिंग में लगेंगे। 6 मंथ तक आपको स्ट्रगल करना होगा, बट 6 मंथ ऑनवर्ड्स आपको 2 आवर्स में खत्म हो जाएगा और लेटर ऑन 1 आवर में खत्म हो जाता है, ठीक है। द हिंदू कैसे पढ़ना है उसके लिए हम लोग का एक और वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया। जीएस पेपर 1 के लिए आपको कैसे पढ़ना है। पेपर 2 के लिए जो बाइबल है दैट इज लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छे से कंपाइल्ड है। एंड सेकंड होता है इंटीरियर बुक, और सारे के साथ तो आपका द हिंदू पैरेलली चलता रहेगा हमेशा से, ठीक है ना। द हिंदू हमेशा से चलता रहेगा। जीएस पेपर 2 में आईआर का जो पार्ट होता है, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट होता है, वो करंट अफेयर से ही आता है, तो उसके लिए अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो स्पेक्ट्रम की आती है इंटरनेशनल रिलेशन की बुक, राजीव अहिर की, उसको आप पढ़ सकते हो। बट माई पर्सनल सजेशन, आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आप इसका इंफॉर्मेशन उठाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स में इंडिया यूएस का रिलेशन आपको पास्ट में देखोगे कि शोर था, अभी काफ़ी अच्छा हो गया। चाइना यूएस का रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गया। तो ये जो डायनेमिक चेंजेस होते हैं वो काफ़ी वैल्यू करते हैं। अब देखो कोविड के बाद से हो सकता है यूएस उस लेवल पे सुपर पावर ना हो, WHO का फंडिंग बंद कर दिया, तो इसके कारण से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और आप पास्ट के पेपर पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आपने पास्ट के कोई बुक्स आईआर के पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आपने आंसर लिख दिया, वो हो सकता है रिलेवेंट ना हो, ठीक। बुक्स फॉर जीएस पेपर 3, अगेन ये पेपर 3 करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इन्वायरमेंट के जो भी पेपर्स होते हैं उसका एक बेसिक पार्ट होता है जो कि आपको पता रहना चाहिए, तभी आप करंट पार्ट को एनालाइज कर पाते हैं। तो इसके लिए डीआर खुल्लर की बुक होती है, अच्छी बुक है। इंडिया ईयर बुक बहुत ही अच्छी बुक है, पब्लिक डिविजन की बुक होती है, हर साल निकलती है। इसको आप लोग जनवरी फरवरी में ये रिलीज होती है, उस समय आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस साल आप पढ़ेंगे, जिस साल आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसी साल बस खरीदिए इसको, ठीक है ना। एआरसी रिपोर्ट आपको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ होगा, एक एथिक्स में भी यूज़ होता है, पॉलिटी में भी यूज़ होता है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है। एंड दिस रमेश सिंह, वो काफ़ी अच्छा कंपाइल्ड बुक है, अच्छी बुक है। ये चारों बुक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में क्या कुछ जिस्ट निकलता है, आप जिस्ट से फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से पहले तक, मतलब फरवरी में जब रिलीज होगा उससे पहले तक इकोनॉमी का कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, तभी आपको ये समझ आएगा। तो ये पेपर 3 के लिए हुआ, पर मेक श्योर कि ये सारे चीज़ों के कारण से करंट अफेयर्स को मत छोड़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स के बाद आप ये सब भले पढ़ लीजिए, पर करंट अफेयर्स पहले पढ़ना है आपको, ठीक है ना। आपको ये समझ आ गया। देन बुक्स फॉर जीएस पेपर 4, जो एथिक्स मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है, दैट इज बुक्स। ये लेक्सिकन बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छे से कंपाइल्ड है। एंड अरिहंत का मैनुअल आजकल आया है पेपर 4 का, बहुत ही अच्छे से कंपाइल्ड है, आप ये दोनों को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका साइकोलॉजी की एक बुक होती है एनसीईआरटी की, उसको भी आप कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, ये आपको एक अच्छा व्यू देता है, ठीक। फिर सीसेट पेपर के लिए आपको ये 3 बुक्स फॉलो करनी है। एक तो टीएमएच का जो मैनुअल होता है, उसका सेकंड पार्ट होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है। या एमके पांडे से आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स का फोटोज मैंने दे दिया है सो दैट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक। तो एनसीईआरटी को कौन कौन सी बुक्स फॉलो करना है ये मैंने लिखा है,
क्लास 6 से लेके आपको क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करनी है और रियल में हर एक में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलता है। एनसीईआरटी फॉलो करने के पीछे रीज़न क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है एक ऑथेंटिक रिसोर्स होता है, गवर्नमेंट रिलीज करती है तो ऑथेंटिक है, आप इसका डेटा को डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। सेकंड, ये गागर में सागर भरने वाला होता है। कैसे? मतलब ये इसके एनसीईआरटी बुक्स आर नोन फॉर द रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, है ना। उसमें एक एक लाइन जो लिखा रहता है उसके बीच में, उसको जब आप पढ़ते हैं फर्स्ट रीडिंग जब लेते हैं तो आपको लगता है कि ओके बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया, आपको नॉलेज हो गया। सेकंड टाइम जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इस ऑथर को उस लेवल का नॉलेज था तभी इसने ये चीज़ लिखा है। मतलब सेकंड लेवल पे आपको वो अंडरस्टैंडिंग होता है कि आपको ये पता चलता है कि ऑथर को इस लेवल पे नॉलेज था, और यही पैटर्न को आपको आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। आपको लिमिटेड वर्ड्स देख के आपको आपके एग्जामिनर को जज करवा देना है कि आपको नॉलेज उस लेवल का है कि आप ये लाइन को लिखे हैं, ठीक है ना। थर्ड होता है जो पिक्चर्स उसमें होते हैं, जो पिक्चर्स उसमें बने रहते हैं वो आप हैंडी लेवल से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो आप उसके पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं। तो 3 रीजन हो गया। एंड फोर्थ रीजन, अभी भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो 4 रीजन मैंने बताया एनसीईआरटी क्यों आपको फॉलो करना है, ठीक। तो ये सारे बुक्स के लिस्ट दिए हैं, ये सारे एनसीईआरटी के नए बुक्स हैं। इनको आपको पढ़ लेना है, एक 2 दिन में खत्म हो जाता है, एक बुक आराम से खत्म हो जाता है, बहुत सस्ते में मिलती है बुक्स। आप सही जगह पे खरीदेंगे तो आपको सही बुक्स मिलेगी, जहाँ पे गवर्नमेंट की बुक्स सेल होती है वहाँ पे एक्चुअल प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है ना। बेटर है ऑफलाइन ही खरीदिए इसकी। और ePathshala.com से आप PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, ePathshala.com, ठीक। ये एनसीईआरटी का क्लास 11th एंड 12th की बुक्स हैं, लिस्ट दिया हुआ है। चैप्टर्स भी मैंने मेंशन कर दिया है, जो जो चीज़ों को आपको पढ़ना है बस उतना ही पढ़िएगा, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अदर रेफरेंस बुक्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। योजना आप कुछ स्पेशल ओकेजन की, जैसे इंडियन मानसून के आ जाते हैं, या इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन के लिए, या फार्मर्स से रिलेटेड आ जाते हैं, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ जाता है, तो वैसे मंथली मैगजीन्स अच्छे होते हैं। 10 रुपीज़ का मैगजीन आता है, 20 रुपीज़ का मैगजीन आता है। पब्लिक डिवीजन इसको गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली इसको पब्लिश करती है, तो ये अच्छी बुक्स होती है। बट ये है कि इसमें बहुत इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है, तो अगर आप स्टार्टिंग में हैं अपने प्रिपरेशन के तो योजना पे अभी अवॉइड करिए। बहुत सारे वेबसाइट्स में इसके जिस्ट भी मिल जाते हैं, आप उसी को फॉलो करिए, ज़्यादा अच्छा है। मिनिस्ट्री के वेबसाइट एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ की वेबसाइट, जैसे WWF के वेबसाइट, IUCN के वेबसाइट, FAO का, WHO का, ये सारे के अबाउट मी में समझ जाया करिए, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। सारे मिनिस्ट्री में कौन कौन से चीज़ों पे मिनिस्ट्री फोकस कर रही है, उसके ब्यूरोक्रेट्स किस पे फोकस कर रहे हैं, ये आपको मिनिस्ट्री से पता चल जाता है। इससे क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन बहुत आसान होता है। आप देखोगे कि मेन हेडलाइन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर होता है राज्यसभा चैनल, आराम से इसमें डिस्कशन होता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है, कोई बहस वगैरह नहीं होती है। आपको नॉलेज के लिए काफ़ी कुछ होता है इसमें, है ना। इसमें इन डेप्थ होता है, विशेष जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। ये ऑल इंडिया रेडियो FM, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन 9 बजे के बाद रात को एक अच्छा डिस्कशन होता है, 10 मिनट का होता है, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। आप टहलते वक्त, खाना खाते वक्त ये दोनों चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अलग से बैठिए मत इसके लिए। आप खाने का टाइम या टहलने का टाइम वही रखिए जिस टाइम पे ये चीज़ें चलती हैं। मैं करता था इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB से डायरेक्ट ऑथेंटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं PIB में, आए हैं इसलिए बताया जा रहा है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस का जो वीडियो है उसमें देखिएगा PIB से कैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। विकासपीडिया ने क्या किया है, सारे मिनिस्ट्री को कंपाइल करके अपने वेबसाइट में डाल दिया है, और ये अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है विकासपीडिया, और आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड तमिलनाडु का हिस्ट्री बुक बहुत अच्छे से कंपाइल्ड है। ओल्ड हिस्ट्री बुक कई लोगों को नहीं मिलती, जैसे मिडिवल इंडिया एंड ये जो एंशिएंट इंडिया की कई लोगों को बुक नहीं मिलती, तो तमिलनाडु हिस्ट्री बुक्स फॉलो कर सकते हैं, ये बुक्स अवेलेबल होती हैं। ओल्ड NCERT बुक्स जिसको मिल गई वो बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छे से सेपरेट दिया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। जो मैंने बताया अर्जुन देव का जो कंपाइल्ड वर्जन अभी आया है, वो पास्ट में एक अच्छी बुक्स इन्होंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को इन्होंने पब्लिश किया था, पब्लिश नहीं किया, NCERT ने पब्लिश किया था, पर इन्होंने राइट किया था, ठीक। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो ये सारे बुक्स और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं। आप इसको देख के इसके बाद आप टेक्स्ट जो मेन बुक्स में चले जाइए, NCERT से स्टार्ट करिए, 2 मंथ्स का टारगेट करिए, और इसके बाद मेन बुक्स पे चले जाइए, ठीक। और भी हम लोग रिलेवेंट वीडियोस बनाते रहेंगे, आप चैनल्स को फॉलो करते रहिए।